इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही काफ़ी टेंस है। यहाँ तक कि 1970s के उस दौर के अंदर यूएस और ईरान में टेंशन सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी। यूएस ने ईरान और इराक के वॉर में इराक को फुल सपोर्ट दिया और ईरान ने लेबनान के अंदर मिलिटेंट नेशनलिज्म को जन्म दिया, जैसे हिजबुल्ला। यूएस ने एक ईरान के प्लेन को भी क्रैश करा जिसमें 280 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये सबसे टेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है यूएस और ईरान के बीच में। मिडिल ईस्ट में टेंशन्स फिर से बढ़ रही हैं। वॉशिंगटन और तेहरान में इस समय जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और क्वेश्चन ये अराइज होता है कि अगर आने वाले दिनों में यूएस ने ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर दी तो इसका कॉन्सिक्वेंस पूरी दुनिया पे क्या पड़ेगा और मेजरली इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में हम यूएस और ईरान की हिस्ट्री से लेकर करंट सिनेरियो तक जियोपॉलिटिकल टेंशंस और उसके इम्पैक्ट के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम यूएस और ईरान की पूरी टाइमलाइन को डिस्कस करेंगे और सारे जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज को भी डिस्कस करेंगे। तो एंड तक इस वीडियो को देखिएगा जिससे आपको टाइमलाइन के साथ साथ हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि ये इशू जो यूएस और ईरान के बीच में है, ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर है क्या। तो चलिए शुरू करते हैं। यूएस और ईरान के रिलेशंस 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से ही काफ़ी टेंस है। यहाँ तक कि 1970s के उस दौर के अंदर यूएस और ईरान में टेंशन सिर्फ बढ़ती चली जा रही थी। जब आयतुल्ला खमानी वापस से पावर में आए इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, तो वहाँ पर कुछ इस्लामिक स्टूडेंट्स ने अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर अटैक किया और उस अटैक के दौरान कुछ 52 लोगों को, अमेरिकन्स को हॉस्टेज बना लिया। इस कारणवश वहाँ पे वॉशिंगटन ने जितने भी डिप्लोमेटिक टाइज थे वो ईरान के साथ तोड़ दिए और ईरान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया, उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, उसे बिल्कुल आइसोलेट कर दिया। इसी दौरान जब 1980s के दौरान पे ये समय चल रहा था तो यूएस और ईरान एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर में तो नहीं थे बट एक प्रॉक्सी वॉर की कंडीशन में तो थे। और इसी बीच में यूएस ने ईरान और इराक के वॉर में इराक को फुल सपोर्ट दिया और ईरान ने लेबनान के अंदर मिलिटेंट नेशनलिज्म को जन्म दिया, जैसे हिजबुल्ला। इसी बीच में यूएस ने 1988 के अंदर ईरान के 2 ऑयल प्लेटफॉर्म्स को भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और इसी बीच में 1980s के दौरान ही यूएस ने एक ईरान के प्लेन को भी क्रैश करा जिसमें 280 लोगों से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो इस टाइमलाइन को ज़रा हम लोग एक बार बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार अगर हम लोग यूएस ईरान की टाइमलाइन को समझें तो आपको समझ में आएगा कि 1979 में ही जब शाह का रूल वहाँ से हटता है और खामानी जो है वो पावर में आते हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया 52 हॉस्टेजेस, अमेरिकन हॉस्टेजेस जो थे वो ईरानियन स्टूडेंट्स ने वहाँ पे कर दिए। अब इसी की वजह से यहाँ पर यूएस ने अपने सारे डिप्लोमेटिक टाइज जो थे वो ईरान के साथ ख़त्म कर दिए थे। 1980 से 88 के बीच में, इसी बीच में यहाँ पे ईरान और इराक का वॉर स्टार्ट हुआ और यूएस ने फुल सपोर्ट दिया इराक को और ईरान ने उसी समय में लेबनान में मिलिटेंट फॉर्म हिजबुल्ला जैसी फॉर्म्स को वहाँ पे बेसिकली जन्म दिया। ईरान को इस समय पर स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म के नाम से भी डिक्लेयर कर दिया गया था। 1988 के अंदर यूएस ने ईरान के एक प्लेन क्रैश में कुछ 290 लोगों के आसपास लोग थे जिनको उसने मार दिया और टेंशन जो थी वो यूएस और ईरान के बीच में बढ़ती चली गई। इसी टाइम के अंदर 1990 से 2000 के बीच में यूएस ने और टफ सैंक्शंस थे जो ईरान के ऊपर लगाने शुरू कर दिए टेररिज्म और न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, क्योंकि ईरान इस समय अपने न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन के ऊपर काम कर रहा था और यूएस नहीं चाहता था कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर एक्सप्लोरेशन पे काम करे। 2003 आते आते यूएस ने इराक में इन्वेड करा, ईरान को एक्सेस ऑफ ईवल के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया। 2015 तक आते आते जब मल्टीपल सैंक्शंस ईरान के ऊपर लग गए तो अल्टीमेटली यहाँ पर यूएस के प्रेशर के बाद उन्हें जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट को साइन करना पड़ा। 2018 में ट्रंप ने न्यूक्लियर डील से विड्रॉ करा जो साइन ईरान ने करी थी और सैंक्शंस को यहाँ पर रीइंपोज कर दिया। जनवरी 2020 में ही यूएस ने कासिम सुलेमानी को बगदाद में, जो वहाँ की आर्मी का नेशनल था, उसको मार दिया और ईरान अब इसी पूरे फिराक में था कि मैं किस तरीके से यूएस से बदला ले सकता हूं। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी की
असैसिनेशन के बाद ईरान ने ये ठान लिया कि वो यूएस से बदला लेकर ही रहेगा। तो इस टाइमलाइन में हमें पता चलता है कि ये जो रिवेंज है वो बहुत पुराना है ईरान और यूएस के बीच में। इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद 2026 में ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये सबसे टेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है यूएस और ईरान के बीच में। यहाँ तक कि एक तरफ जहाँ यूएस और ईरान जेनेवा के अंदर इस समय बातचीत कर रहे थे कि किस तरीके से इन टेंशंस को डी एस्केलेट करा जाए, वहीं पर यूएस ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपने कैरियर्स, फाइटर जेट्स और मिसाइल्स को भी डिप्लॉय कर रखा है। जो सुप्रीम लीडर है खामानी, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ रहा है कि प्रेशर अगर यूएस की तरफ से रहेगा तो टॉक्स जो हैं जो जेनेवा में करी जा रही हैं उसका कोई सल्यूशन नहीं आ पाएगा, यूएस को अपने प्रेशर को कम करना पड़ेगा। सो ये पूरी सिचुएशन जो टेंस हो रही है, इस बीच में काफ़ी सारे ऐसे देश भी हैं जैसे रशिया, चाइना, यूरोपियन कॉन्टिनेंट और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल भी बार बार दोनों देशों को यही सलाह दे रहे हैं कि किसी भी स्थिति में ये वॉर एस्केलेट ना हो, जिससे दुनिया भर में देशों का नुकसान भी ना हो और हम किसी दूसरे युद्ध की तरफ अब ना बढ़े। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया तो डेफिनेटली ईरान भी इस बार पीछे नहीं हटेगा। यूएस ने अगर ईरान के मिलिट्री बेसिस के ऊपर या न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया तो उसका रेपरकशन यूएस के ऊपर भी आ सकता है। इस कंडीशन के अंदर ईरान जो है वो यूएस के बेसिस पे बैलिस्टिक मिसाइल्स छोड़ सकता है, यूएस की जो साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर अटैक कर सकता है, हिजबुल्ला का इस्तेमाल कर सकता है प्रॉक्सी वॉर्स को जनरेट करने के लिए, और इस कंडीशन में इजराइल भी यूएस के साथ सपोर्ट में आ सकता है क्योंकि तेहरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इजराइल के लिए भी डायरेक्ट थ्रेट है। साथ ही साथ जो ग्लोबल टेंशन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पर बढ़ सकती हैं क्योंकि इन ग्लोबल टेंशन्स के दौरान आप देखिए कि सिर्फ जब यूएस और ईरान के बीच में टॉक्स चल रही हैं, जेनेवा टॉक्स चल रही थी, उसी बीच में ऑयल के प्राइजेस शूट हो गए थे। एक बात आपको यहाँ पे समझनी होगी कि ऑयल अपने आप में ही एक बहुत ही असेंशियल कमोडिटी है। ये टॉक्स के दौरान ही जब फुल फ्लेज वॉर की कोई बात नहीं करी गई है, ऑयल के प्राइजेस फ्लक्चुएट कर रहे थे और अगर मान लीजिए कि एक्चुअली में वॉर हो गया तो प्राइजेस ओवरशूट भी कर सकते हैं। ईरान दुनिया की एक ऐसा देश है जो वर्ल्ड में 20% ऑयल का प्रोडक्शन करता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से 20% ऑयल का सप्लाई भी होता है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो ईरान का बेल्ट है जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज लाई करता है, ईरान वहाँ पे एंटी मिसाइल शिप्स को भी डिप्लॉय कर सकता है। साथ ही साथ वो ग्लोबल लेवल पर प्राइजेस को सर्ज भी करेगा और इंडिया जैसे देश पे भी उसका एक बहुत मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। अगर यूएस और ईरान का वॉर स्टार्ट हो गया तो ये ग्लोबल मार्केट पे भी एक बहुत मेजर इम्पैक्ट डालेगा। कंटिन्यूसली जब से ये न्यूज़ आई है तब से यूएस की मार्केट क्रैश हो रही है, स्टॉक मार्केट वर्ल्ड ओवर ड्रॉप होती जा रही है। साथ ही साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, लोग उनको सेफ एसेट समझकर और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे जिससे गोल्ड प्राइसेस और ज़्यादा सर्च हो सकते हैं। पैरेलली इंश्योरेंस, शिपिंग, लॉजिस्टिक के प्राइसेस भी बढ़ सकते हैं एंड नेशंस जो मेजर कंट्रीज़ हैं जैसे रशिया, चाइना, जो कह रही हैं कि आज के समय पर यूएस और ईरान को डी एस्केलेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, हो सकता है कि वो भी इस मूवमेंट का फ़ायदा उठाए। रशिया हो सकता है ईरान को बैकिंग करे साइलेंटली, चाइना भी चीप ऑयल का फ़ायदा उठाए, इजराइल भी यूएस को बैकिंग करे कि ईरान के अगेंस्ट जो है वो सैंक्शंस लगाए जाएँ और वॉरशिप्स जो है वो डिप्लॉय करी जाएँ। तो ये एक काफ़ी टेंस सिचुएशन के तौर पर हमें दिख सकता है। ये मामला काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स क्रिएट कर सकता है हमारे ग्लोबल जियोपॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अब हम ये समझते हैं कि ये जो यूएस और ईरान के क्राइसिस चल रहे हैं इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ सकता है। देखिए, इंडिया वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑयल इंपोर्टर है। 80% ऑफ द ऑयल जो है वो हमारा इंपोर्ट ही होता है और मेजरली अगर ये क्राइसिस होते हैं तो ऑयल के प्राइसेस शूट होंगे। ऑयल के प्राइसेस शूट होने की वजह से इंडिया के अंदर भी पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ेगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन की वजह से रुपी के ऊपर भी प्रेशर आएगा और आरबीआई सेंट्रल बैंक के ऊपर भी रुपी को मैनेज करने का एक अलग प्रेशर आएगा। तो ये भी एक ऑयल प्रेशर हमारे लिए डेवलप हो जाएगा क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज पे अगर ईरान ने अपने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के ऊपर एंटी मिसाइल शिप्स को डिप्लॉय कर दिया तो इंडिया की जो भी ऑयल टैंकर्स हैं उन्हें लंबा रूट ट्रैवल करके आना पड़ेगा जिसकी वजह से कॉस्ट भी बढ़ेगी, डिले भी होगा और इंडिया में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे और एनर्जी क्राइसिस हो सकते हैं। इंडिया के
यूएस और ईरान के साथ, दोनों के साथ ही डिप्लोमेटिक टाइज भी बेहतर हैं। ईरान ने इंडिया की मदद करी है छाबार पोर्ट को बनाने में, और यूएस भी इंडिया का एक प्रेफरेंशियल ट्रेड पार्टनर है। तो इस समय इंडिया को भी अपने डिप्लोमेटिक टाइज को दोनों नेशंस के साथ मैनेज करना बेहतर तरीके से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गल्फ रीजन में 80 लाख से भी ज़्यादा इंडियंस रहते हैं। अगर यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स एस्केलेट करती हैं तो इवैक्यूएशन के प्लान्स भी नेशंस को बनाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि चाइना जैसे देश ने तो ऑलरेडी मिडल ईस्ट से और ईरान से लोगों को निकलने की हिदायत दे दी है। उन्होंने कह दिया है कि जल्दी से जल्दी आप ईरान को छोड़िए और अपने अपने देश वापस जाइए। सो जो दशकों से, डेकेड्स से जो यूएस और ईरान के बीच में टेंशन्स चल रही हैं, उन टेंशन्स का अब ये 2026 में एक बहुत पीक राइज देखने को मिल रहा है। ये टेंशन्स अगर एस्केलेट कर गई, अगर दो देशों के बीच में वॉर हो गया, तो ग्लोबल लेवल पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। मार्केट क्राइसिस हो सकते हैं, दुनिया भर में इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकते हैं, एनर्जी सिक्योरिटी क्राइसिस हो सकते हैं। इसीलिए ये ज़रूरी है कि दोनों देश और दुनिया भर में जो देश हैं वो साथ में मिलकर इस समय काम कर सके और यूएस और ईरान इस वॉर को डी एस्केलेट करें। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि एक्चुअली में देशों की डिप्लोमेसी कितनी काम करने वाली है। इंडिया जैसे देश के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अगर मिडिल ईस्ट में वॉर इनिशिएट हो गया तो इंडिया इसे कैसे संभालेगा। तो ये सारी सिनेरियोज अब आने वाले समय में हमें पता चलेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने एक प्रॉपर टाइमलाइन के साथ स्टार्ट किया कि कैसे यूएस और ईरान की टेंशन्स स्टार्ट हुई और 1979 से लेकर अभी तक क्या क्या सिचुएशन और इसका क्या ग्लोबल लेवल पर इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका यूएस और ईरान का लेकर क्या ओपिनियन है। आप क्या सोचते हैं कि इनके बीच में दोनों कंट्रीज़ इस वॉर को डीएस्केलेट करने के ऊपर सोच रही हैं, या जेनेवा टॉक्स जो हैं वो कितनी सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। ऐसे ही आपके लिए और वीडियोस हम लोग लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।